हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं DCX सिस्टम्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये आईपीओ 31 को आ रहा है, यानी कि कल ये आईपीओ खुल रहा है और 2 तारीख तक ये मार्केट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। चलिए इस आईपीओ के बारे में धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। कैसा ये आईपीओ है, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर ये एक बेकार आईपीओ है, हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की सिनॉप्सिस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आईपीओ 500 करोड़ का इशू लेकर आ रहा है। उसके अंदर से 400 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 100 करोड़ का इसके अंदर ऑफर फॉर सेल रहेगा जो इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से। उसके अलावा 31 को ओपन हो रहा है, 2 तारीख तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक आईपीओ की एप्लीकेशन आपकी 72 लॉट्स की रहेगी। 197 से 207 का इसका प्राइस बैंड है। तो अगर हमें इसमें अप्लाई करना है तो डेफिनेटली 207 पे अप्लाई करा जाएगा। और हम रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ 15,000 से थोड़ा सा कम बैठेगा एक लॉट के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद 7 तारीख को हमें इसमें अलॉटमेंट दिखाई दी जाएगी। 11 तारीख को इसकी मार्केट पे लिस्टिंग है। बाकी अब इसके प्रमोटर्स के बारे में देख लेते हैं। प्रमोटर्स में इसका सबसे पहले नाम आता है NCBG होल्डिंग्स के बारे में और VNG टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये दो इसके सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होल्डर्स में से एक है। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर कंपनी अब इसके अंदर जो कंपनी ने अपने 500 करोड़ को यूज करने के लिए जो रीजंस बता रखे हैं कि हम 500 करोड़ का करेंगे क्या, तो उसमें से जो मेजर पोर्शन जाएगा वो जाएगा इनका डेट रीपेमेंट के लिए। तो इस टाइप की कंपनीज में ना डेट होना बहुत ही आम बात है। इसमें कोई इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि अरे भाई कंपनी में इतना ज्यादा डेट है। कोई बात नहीं, ऐसी कंपनीज में डेट होता है, समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो इसका पैसा जाएगा वो जाएगा फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। उसके अलावा ये अपनी सब्सिडरी है, एक इनकी फुल्ली ओन सब्सिडरी है, उसमें हल्का सा इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा जो इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, तो इन 4 मेजर रीजंस के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है मार्केट में 500 करोड़ का, जिसके अंदर से 400 फ्रेश इशू है और 100 करोड़ का एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना शेयर बेच रहे हैं। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये एक डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है जो 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली इसके 3 मेन बिजनेसेस हैं। सबसे पहले सिस्टम इंटीग्रेशन है, दूसरा इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल्स एंड वायर हार्नेसेस असेंबलीज। तो ये वाला जो मैंने आपको इसका दूसरा बिजनेस बताया ना, इसमें ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। काफी अच्छा खासा मैन्युफैक्चर करती है और काफी अच्छा खासा बिजनेस है इसका। ये जो इसका सेकंड वाला वर्टिकल बताया ना मैंने आपको, इसमें अच्छा खासा इनका दबदबा चल रहा है मार्केट में और रेवेन्यू के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट है ये। उसके अलावा इनका जो तीसरा वर्टिकल है बिजनेस का वो है किटिंग, KITTING, किटिंग। जी हाँ। उसके बाद हम देखें तो कंपनी का जो ऑफशोर बिजनेस है वो भी बहुत ही एवन तरीके से चल रहा है। इसके अभी एग्जिस्टिंग 26 कस्टमर्स हैं जो US, इजराइल और इंडिया जैसी कंट्रीज में सिचुएटेड है। ELTA सिस्टम्स, एल्टास सिस्टम्स भी इनका कस्टमर है। इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड भी इनका कस्टमर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां जो इंडिया में काफी अच्छी कंपनीज हैं वो भी इनकी कस्टमर्स हैं। अगर हम कंपनी का एक बहुत ही मेजर रिस्क देखें तो उसका एक मेजर रिस्क दिखाई देता है। अगर मान लो इंडिया का या फिर और भी किसी कंट्री का अगर डिफेंस का बजट घटता है ना, तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल इसी हिसाब से बना हुआ है कि जैसी डिमांड होगी डिफेंस सिस्टम में उसी हिसाब का इनका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अगर डिफेंस का बजट घटा तो इनका भी प्रॉफिट और रेवेन्यू डेफिनेटली घटेगा। ये इसका सबसे ज्यादा मेजर रिस्क है। इसके अलावा और कोई छोटे मोटे रिस्क हैं वो तो हर कंपनी में होते हैं, इससे ज्यादा और कोई रिस्क मेरे को तो दिखाई नहीं देता। बाकी अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो 2020 में इसका रेवेन्यू था 449 करोड़ और वो बढ़कर 2021 में हुआ 641 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1124 करोड़ हो चुका है। अगर इसका एबिटा मार्जिन देखें तो एबिटा मार्जिन भी 2020 से 2021 में थोड़ा सा कम हुआ था, वो डेफिनेटली कोविड के चक्कर में हुआ। उसके अलावा जो इसका PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ ही रहा है। 9.7% से 29.6% हुआ और 22 में अब इसका 65.6 हो चुका है अभी तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके अलावा अगर इसका
पीई रेशियो देखें तो कुछ 30 के आसपास बैठता है अभी। और इसके जो कंपिटिटर्स हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका 23.8 है, डेटा पैटर्न्स का 63 है। पारस डिफेंस काफी पॉपुलर कंपनी है हम रिटेल इन्वेस्टर्स में। मतलब मैं अभी पारस डिफेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी में इतना कुछ खास है नहीं। बट हाँ, उसका पीई 115 का है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स का पीई है 64 का। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। डीसीएक्स फिर भी फेयरली प्राइस्ड है। अगर अभी हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 80 के आसपास चल रहा है। काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 40% आ रहा है ऑलमोस्ट। 40% ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। लिस्टिंग गेन्स इसमें मिलेंगे, काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे। अगर हम लास्ट में कंक्लूजन देखें, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। पर्सनली मैं भी अप्लाई करूंगा, और मैं तो घर में जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं सबसे एक एक लॉट अप्लाई जरूर करूंगा। रिटेल कैटेगरी में HNI कैटेगरी के लिए अभी इतना मेरे को अभी कुछ श्योरिटी नहीं हो रही है कंपनी में, लेकिन बाद में देखेंगे। बट रिटेल कैटेगरी में डेफिनेटली एक एक लॉट अप्लाई करना बनता है। उसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि अब बाय चांस हमें ये अलॉट हो गया तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या फिर सिर्फ अपने लिस्टिंग गेन्स लेके बाहर निकल जाए, देखिए ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं कि मेरे को बस लिस्टिंग गेन्स लेना है और मैं शेयर बेच दूंगा, तो आपको अपना स्ट्रिक्टली वो चीज फॉलो करना चाहिए। आप इधर उधर ना देखो कि अरे भाई वो ये कमेंट्री दे रहा है, वो ये कमेंट्री दे रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा। आपने ये सोचा, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ट हो रखा है और आप फालतू की कंपनीज अब ऐड नहीं करना चाहते। आपने 20 कंपनी 25 कंपनियां जोड़ रखी हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप नहीं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते। तो ये इतनी भी कोई अट्रैक्टिव कंपनी नहीं है कि अगर ये पोर्टफोलियो में नहीं होगी तो पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा या फिर पोर्टफोलियो अधूरा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अच्छी है, लेकिन ऐसी भी कंपनी नहीं है कि और किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से निकाल के, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बेकार कंपनी है उसको निकाल दो और इसको ले लो तो समझ आते हैं। लेकिन आप कोई बहुत ही अच्छी कंपनी को निकाल के इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स लेके निकल सकते हैं, बढ़िया रहेगा। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो हाँ ठीक है, अपना जितना भी आपका प्रॉफिट बनता है बाद में जब लिस्टिंग गेन्स है, तो अपना पैसा 14,800 जो भी लगेगा वो अपना पैसा निकाल के, उसके अलावा का जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा होगा GMP से, आप उसको होल्ड कर सकते हैं आगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये कर सकते हैं, ये भी स्ट्रैटेजी ठीक रहती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ यहीं रोकते हैं इस वीडियो को। बाकी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।